अब देखेंगे हम श्यानता, विस्कोसिटी। ठीक है, तो किसी द्रव को, बहते हुए द्रव को हम कई विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। माना कि ये कोई द्रव बह रहा है, ठीक है, उसको विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई जल, पानी जो है जमीन में गिरा है, ठीक है ना, तो जो तल क्षैतिज तल में है, जमीन से लगा हुआ जो तल है, उसका वेग सबसे कम होता है, या मान सकते हैं शून्य होता है। उससे ऊपर यदि तल बढ़ता जाए, ठीक है, तो लगातार वेग का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो हम कह सकते हैं वेग का अंतर हो गया क्या, ठीक है, आपेक्षिक वेग हो रहा है। विभिन्न परतों के बीच क्या हो रहा है, आपेक्षिक वेग। ठीक है, तो ये एक दूसरे के वेग का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये स्थिर अवस्था में, ये इससे ज़्यादा वेग में है, ऊपर वाला और ज़्यादा वेग। तो ये विभिन्न परतों के बीच जो आपेक्षिक गति है, ठीक है, ये अन्य परतों की गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, श्यानता। अतः द्रवों का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, श्यानता के कारण उत्पन्न बल को श्यान बल, विस्कस फोर्स कहते हैं। चूंकि यह बल तरल पदार्थों की परतों के मध्य होता है, अतः इसे आंतरिक घर्षण भी कहते हैं। ठीक है, विभिन्न परतों के बीच क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, ये मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखे ही होंगे, यदि एक बीकर में हमने क्या लिया है, गोंद का सलूशन लिया है और दूसरे में लिया है दूध। यदि दोनों को उंगली से हिलाकर छोड़ दें तो क्या होगा, दूध थोड़े देर में रुकेगा, स्थिर अवस्था में आएगा, और गोंद जो है जल्दी से स्थिर अवस्था में आ जाएगा। मतलब गोंद में क्या है, श्यानता अधिक है। उनके विभिन्न, गोंद के जो विभिन्न परत है वो उसकी गति का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, या श्यानता अधिक है बोल सकते हैं। और दूध में अपेक्षाकृत श्यानता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये होता है श्यानता। वायु की तुलना में जल में अधिक श्यानता होती है। हम तरल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो जो गुण जल में है वो वायु में भी होगा, वायु में भी श्यानता का गुण होता है। वायु की तुलना में जल में अधिक श्यानता होती है, अतः जल में चलने से हमें अधिक कठिनाई होती है। ठीक है, तो श्यानता का गुण वायु में भी होता है और जल में भी होता है। अब देखते हैं श्यानता की निर्भरता। श्यानता का जो गुण है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो पहला है प्रकृति पर। श्यानता तरल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। गाढ़े द्रवों में पतले द्रवों की तुलना में अधिक श्यानता होती है। ठीक है, दाब पर, दाब बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती जाती है। ठीक है, प्रारंभ में, परंतु यदि एकदम ज़्यादा हमने दाब बढ़ा दिया है, ठीक है, जल की श्यानता कुछ 100 वायुमंडलीय दाब पर घटती जाएगी। ठीक है, यदि दाब और अधिक बढ़ाते जाएं तो श्यानता का गुण क्या होगा, घटता जाएगा। कम दाब पर गैसों की श्यानता दाब के साथ बढ़ती है। ठीक है, दाब बढ़ाते गए श्यानता बढ़ती गई। अधिक दाब पर गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक ही दाब पर निर्भर करती है, उससे अधिक पर निर्भर नहीं करती। ताप पर, ठीक है, जैसे किसी गोंद को ही गर्म करेंगे तो और पतला हो जाएगा ना वो, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, जबकि गैसों की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं श्यानता के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो मशीनों के लिए उपयुक्त स्नेहक, लुब्रिकेंट जो होता है, जो मशीनों के बीच में घर्षण के लिए लगा रहता है, उनका चयन करने के लिए विभिन्न द्रवों की श्यानता एवं ताप के साथ उनमें परिवर्तन का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, वो कितना गाढ़ा हमको उपयोग करना है। ठीक है, कुछ यंत्रों की गति को अवमंदित, धीमा करने के लिए भी क्या होता है, द्रवों तथा वायु की श्यान प्रकृति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वेग प्रवणता और श्यानता गुणांक, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, वेग प्रवणता एक तरीके से वेग में परिवर्तन जैसा लग रहा है। ठीक है ना,
ये परिवर्तन ही है। जैसे वेग में परिवर्तन बोले तो समय के साथ परिवर्तन देखते हैं, यहाँ वेग प्रवणता कहा गया है, तो यहाँ हम वेग में परिवर्तन दूरी के अनुसार देखेंगे। ठीक है, द्रव की विभिन्न परतों में क्या होता है, वेग में अंतर होता है कि नहीं, तो दूरी के अनुसार वेग में परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो इकाई दूरी पर स्थित द्रवों की दो परतों के बीच वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यदि दूरी के अनुसार हम देखें वेग में परिवर्तन तो क्या कहेंगे उसको, वेग प्रवणता इकाई दूरी पर। ठीक है, तो माना कि पी क्यू क्षैतिज तल के एक्स ऊपर एक्स दूरी पर और एक्स प्लस डी एक्स दूरी पर, ये डी एक्स दूरी है मतलब इतना एक्स है, तो P से ये कितना दूरी होगा, x प्लस डी एक्स होगा कि नहीं, ये x और ये डी एक्स, तो पी क्यू तल से कितना दूरी हुआ, डी एक्स दूरी हुआ, x प्लस डी एक्स। दूरी पर द्रवों की दो परतें ए बी और सी डी है। एक कहाँ परत लिया हमने, x दूरी पर, दूसरा परत कहाँ लिया, x प्लस डी एक्स दूरी पर। ठीक है, ए बी के प्रवाह का वेग v है तथा सी डी के प्रवाह का वेग क्या ले लिया हमने, v प्लस डी वी है। अल्प मतलब बढ़ा है। ठीक है, इसलिए प्लस किए हैं, कितना बढ़ा है, dv बढ़ गया है। तो द्रव की दोनों परतों के बीच वेग प्रवणता, तो वेग में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, v प्लस डी वी माइनस वी अपॉन एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, तो हमारे पास आ गया dv अपॉन डी एक्स। ठीक है दूरी के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता। ठीक है, न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो परतों के मध्य स्पर्श रेखीय श्यान बल F। ठीक है, श्यान बल F देखते हैं किस पर निर्भर करता है, परतों की उभयनिष्ठ क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, परतों के मध्य वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है श्यान बल। ठीक है, इस प्रकार F अनुक्रमानुपाती A और F अनुक्रमानुपाती वेग प्रवणता, तो हमारे पास F इज इक्वल टू आ गया, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती A इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, तो F इज इक्वल टू लगा दिए माइनस ईटा, ये नियतांक लगा दिए A डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है द्रव की, यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब यहाँ माइनस का साइन क्यों लगा, तो श्यान बल द्रव के प्रवाह की विपरीत दिशा में कार्य करता है। द्रव इस दिशा में बह रहा है तो श्यान बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, यहाँ से श्यानता गुणांक ईटा का हम मान निकाल सकते हैं। गुणांक मतलब जैसे घर्षण गुणांक पढ़ते हैं। ठीक है, और श्यानता गुणांक आ गया, तो गुणांक मतलब घर्षण गुणांक अधिक है मतलब उस दो परतों में क्या होगा, घर्षण अधिक होगा, श्यानता गुणांक अधिक है मतलब उस द्रव में श्यानता का गुण क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ से श्यानता गुणांक ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ईटा का मात्रक निकाल लेते हैं हम। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और MKS पद्धति में होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विमीय सूत्र ml माइनस 1 T माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं हम स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया जब किसी द्रव में किसी गोलाकार वस्तु को क्या किया जाता है, जब कोई गोलाकार वस्तु किसी द्रव में गिरती है, ठीक है ना, तो प्रारंभ में उसका वेग क्या रहता है, अधिक। ठीक है, गुरुत्व के कारण प्रारंभ में उसका वेग अधिक रहता है, गुरुत्वाकर्षण से वो नीचे की ओर खींचेगा ना, तो प्रारंभ में उसका वेग अधिक रहता है। अब द्रव की परतें जो है इसका विरोध करती है, या कह सकते हैं श्यान बल उस गोलाकार वस्तु की गति का क्या करती है, विरोध करती है, मतलब उसका वेग अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। श्यान बल के अर्थात श्यान बल के संबंध में स्टोक्स ने कुछ नियम दिया। ठीक है, वो इस प्रकार है, जब कोई गोलाकार वस्तु अनंत विस्तार वाले किसी समांग तरल में गिरती है, ठीक है, तो वस्तु की गति के विपरीत कार्य करने वाला श्यान बल F, ठीक है,
द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना गाढ़ा होगा द्रव उतना ही अधिक इस वस्तु पर क्या होगा, बल लगाएगा, श्यान बल, उतना ही ज्यादा उसकी गति को विरोध करने का प्रयास करेगा। ठीक है। उस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या आर के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना बड़ा हमने वस्तु लिया है, ठीक है, उतना ही अधिक उस पर श्यान बल लगेगा। ठीक है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप साइकिल में चल रहे हैं, वायु में भी श्यानता का गुण होगा ना, ठीक है, क्योंकि वायु भी तरल है। तो यदि हम साइकिल में हाथ में लेकर एक पुट्ठा लें, ठीक है, और इस प्रकार से जैसे साइकिल चलाते वक्त झंडा लहराते हुए चलते ना, वैसे ही एक हाथ में यदि पुट्ठा लेते हुए चले, ठीक है, छोटा सा इस प्रकार से गोलाकार पुट्ठा ले ले, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि वो पीछे जाता है। हाथ में पकड़े रहेंगे तो वो पीछे जाएगा, मतलब वायु श्यान बल लगा रहा है, हमारे आगे जाने का विरोध कर रहा है उस पुट्ठे का। ठीक है। और यदि बड़ा पुट्ठा ले, कैसा भी ले सकते हैं, ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ गोलाकार वस्तु बोला है। यदि बड़ा पुट्ठा ले तो क्या होगा, आप अनुभव करेंगे कि उसमें श्यान बल क्या लग रहा है, ज्यादा, उस ज्यादा एरिया में वो श्यान बल लग रहा है। ठीक है ना। तो उस ज्यादा विरोध करेगा। ठीक है। तो वस्तु की त्रिज्या या वस्तु का आकार बढ़ाने से श्यान बल उसमें क्या होता है, अधिक लगता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि वेग बढ़ गया तो उस वस्तु पर श्यान बल भी अधिक लगेगा। कैसे, यदि इसी पुट्ठे की बात करें, समान पुट्ठा लेकर यदि हम इस पुट्ठे को लेकर चलते हैं, साइकिल में चलें तो वो पीछे की ओर जाएगा। ठीक है। और यदि मोटरसाइकिल से या बाइक से लेकर चले तो वेग अधिक हो गया हमारा, तो देखना हाथ ज्यादा पीछे जाएगा, मतलब उस पर ज्यादा श्यान बल लग रहा है क्या। ठीक है। तो वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इन सभी को मिलाकर यदि लिख लें, श्यानता गुणांक, त्रिज्या और वेग v के अनुक्रमानुपाती, तो F इज इक्वल टू, अनुक्रमानुपाती हटाए, एक नियतांक k लगा लिए, ईटा आर वी। ठीक है। जहाँ k एक नियतांक है, k का मान 6 पाई होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्टोक्स के नियम से श्यान बल F इज इक्वल टू आ गया 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है। विमीय विधि से भी स्टोक्स के नियम का निगमन कर सकते हैं हम, आसान है। ठीक है। स्टोक्स के नियम की शर्तें क्या है, वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए, दृढ़ और चिकना होनी चाहिए, गोलाकार वस्तु, वस्तु के वेग को तरल के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए, तरल का विस्तार अनंत होना चाहिए, समांगी और श्यान होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं सीमांत वेग या अनंत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखते हैं हम सीमांत वेग या अनंत वेग। ठीक है। तो जब किसी वस्तु को द्रव में गिराया जाता है, ठीक है, तो प्रारंभ में उसका वेग क्या रहता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक रहता है, परंतु श्यान बल क्या करता है, उसकी गति का विरोध करेगा और धीरे धीरे उसका वेग क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अब द्रव में कोई वस्तु गिर रही है तो उस पर उत्प्लावन या उत्प्लावक बल भी कार्य करती है क्या। हाँ भाई, उत्प्लावन बल भी कार्य करती है, जो उसको ऊपर ढकेलने का कार्य करती है। ठीक है ना। तो इस नीचे गिरती हुई वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो श्यान बल और दूसरा उत्प्लावन बल। ठीक है। इसके कारण वस्तु जो है प्रारंभ में तो तेजी से गिरती है, परंतु एक स्थिति आती है जब वो क्या होती है, एक नियत वेग से गिरने लगती है, या कह सकते हैं इन दोनों बलों द्वारा क्या होती है, संतुलित हो जाती है। ठीक है। तो उस नियत वेग को ही क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। प्रारंभ में वस्तु का वेग अधिक है, अब क्या लगेगा, उसकी गति का विरोध करने के लिए ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगा। ठीक है। और क्या लगता है, श्यान बल, वो उसकी गति को क्या करेंगे, विरोध करते हैं। ठीक है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब वस्तु का वेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, एक नियत वेग से फिर गिरने लगती है वो। ठीक है। और इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं, इस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। तो जब कोई वस्तु द्रव में गिरती है तो उस पर 3 बल कार्य करते हैं। एक, वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, स्वयं का भार वस्तु का, श्यान बल ऊपर की ओर लगता है और उत्प्लावन बल भी ऊपर की ओर लगता है।
ठीक है ना। जब वेग नियत हो गया है तो त्वरण क्या होगा जी, शून्य। वेग नियत है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस वस्तु पर त्वरण क्या होगा, शून्य। और इस स्थिति में कार्य करने वाला नेट बल भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए व्यंजक। तो माना कि एक सूक्ष्म गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या a तथा जिसके पदार्थ का घनत्व d है। ठीक है, उस जिस पदार्थ का हमने उपयोग किया है उसका घनत्व d है। श्यानता गुणांक ईटा तथा द्रव का जो घनत्व है वो सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित किया गया है। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है। गिरती हुई वस्तु पर 3 बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, उत्प्लावन बल, ठीक है, और श्यान बल ऊपर की ओर, दोनों ऊपर की ओर कार्य करेंगे। अब निकाल लेते हैं वस्तु का भार। तो भार बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान मतलब आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण। आयतन का सूत्र हम जानते हैं, गोलाकार वस्तु है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह ए लिखेंगे, त्रिज्या हमने ए माना है। ठीक है, और उस वस्तु का घनत्व कितना है, डी माने हैं, और गुरुत्वीय त्वरण जी। द्रव का उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार। उस ठोस वस्तु ने कितना द्रव हटाया, उस द्रव का भार के बराबर होता है। अब भार बराबर पुनः द्रव्यमान गुणित त्वरण या आयतन इंटू घनत्व इंटू त्वरण। तो आयतन 4/3 पाई ए क्यूब, घनत्व यहाँ द्रव का लिखेंगे। ठीक है, सिग्मा इंटू गुरुत्वीय त्वरण जी। वस्तु का परिणामी टोटल भार अब कितना हो गया, उत्प्लावन बल से क्या होता है, उसके भार में कमी महसूस होती है क्या, तो जितना भार था उसमें हमने उत्प्लावन बल से जो भार आया है उसको घटा दिए। ठीक है, भार में कमी महसूस होती है ना, और जितना द्रव वो हटाता है उतने ही भार में कमी होती है। ठीक है, तो इसको माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ गया 4/3 पाई ए क्यूब, कॉमन निकल जाएगा, डी माइनस सिग्मा इंटू जी, जी भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब ऊपर की ओर कार्य करने वाला श्यान बल F इज इक्वल टू हम जानते हैं 6 पाई ईटा ए वी, स्टोक्स के नियम से अभी निकाला है। ठीक है, अब यदि सीमांत वेग v से गिरती हो, ठीक है, यदि वस्तु सीमांत वेग एक नियत वेग से गिर रही है, तो श्यान बल बराबर होगा वस्तु के परिणामी भार के। संतुलित कर लिए एक दूसरे को। ठीक है, मतलब त्वरण तभी तो शून्य होगा ना। ठीक है, यहाँ बराबर हो गए, तो श्यान बल 6 पाई ईटा ए वी, और यहाँ वस्तु का परिणामी भार ये निकाल ही चुके हैं हम। तो यहाँ से सीमांत वेग का व्यंजक आ गया, v इज इक्वल टू 2/9 ए स्क्वायर डी माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। ठीक है, किसी श्यान द्रव में अधिक त्रिज्या का गोला अधिक वेग से तथा कम त्रिज्या का गोला कम वेग से गिरता है। भाई अधिक त्रिज्या है तो उसका वेग अधिक होगा, भारी वस्तु हो जाएगी, और कम त्रिज्या का गोला कम वेग से गिरेगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है ना। सीमांत वेग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है पैराशूट की सहायता से नीचे गिरना। ठीक है ना, जब पैराशूट लेकर कोई सैनिक जो है नीचे कूदता है, तो प्रारंभ में उसका वेग क्या रहता है, अधिक रहता है, परंतु वायु की श्यानता के कारण उसका वेग क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, पैराशूट के खुलते ही श्यान बल का मान काफ़ी बढ़ जाता है, और कुछ दूरी गिरने के पश्चात एक नियत वेग से जो है वो पृथ्वी की सतह पर उतरता है। ठीक है, तो ये होता है सीमांत वेग।